इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सुमन क्लासेस में आज सभी को स्वागत है। आइए आज हम आप लोग को मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले जो लब और डब दो प्रकार की ध्वनि था वह कैसे उत्पन्न होगा उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद पल्स रेट के बारे में जानेंगे। इसके बाद आप लोग को ईसीजी के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आप लोग को रक्त से संबंधित बात होगा जो आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि रक्त हमारे लिए कितनी आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है, कार्य करने के लिए कितनी आवश्यक है। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हो, यही एक गलत बात है। ऐसा स्थिति रहा तो बंद कर देंगे। जब काम किया जाए और एक दो बच्चे लाभ होंगे तो किस काय के लिए पढ़ाई। आप लोग झूठ के फोन करते हैं, पैसा लगे तब तो फोन करें, फ्री में है घुरा देते हो कि पढ़ाई नहीं होगा सर। और जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ते नहीं हो, नहीं से तो हाँ है ना। इसलिए सुधारने की कोशिश करो। ये मैं तीसरा बार आपको सावधान कर रहे हैं और नहीं तो फिर अंत में बंद हो जाएगा। फिर लाख कोशिश कीजिएगा, ऑन होने वाला नहीं है। देखिए, तो आज हम आप लोग को हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को बारे में बताते हैं। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए थे कुछ अति लघुतरीय टाइप पर, उसको आप लोग याद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग को यह बताया गया था कि हृदय में दो प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होती है, लब और डब, जिसमें पहला ध्वनि हृदय के अंदर लब उत्पन्न होती है और दूसरा ध्वनि हृदय के अंदर डब उत्पन्न होती है। आप लोग हृदय में आलिंद और निलय पढ़ा, आपने वहां धमनी के बारे में पढ़ा। हृदय का फिगर बड़ा टफ है, इसको एक दो बार बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए विद्यार्थी, हृदय के ऊपरी हिस्सा थोड़ी चौड़ी होती है और निचली हिस्सा थोड़ा नुकीली होती है। मैंने पीछे ही बताया। ऊपरी भाग में दो आलिंद होता है और निचली भाग में दो निलय होता है। जो बाईं ओर होती है उसे बाएं आलिंद और जो दाईं ओर होती है उसे दाएं आलिंद कहते हैं। जो निलय की बात करो, जो बाईं ओर रहेगा उससे बाएं निलय, जो दाईं ओर होगा उससे दाएं निलय। तो जब आलिंद और निलय के बीच सभी कपाट झटके से बंद होगा अचानक, तब प्रथम ध्वनि लब उत्पन्न होती है। तो आपको इस बात को तो जानकारी मिल गई कि हृदय के अंदर पहला ध्वनि कौन उत्पन्न होती है तो लब, और दूसरा कौन उत्पन्न होती है तो डब। लब कैसे उत्पन्न होता है तो आलिंद और निलय के बीच सभी कपाट अचानक से शटर बंद हो जाता है, जिसके कारण प्रथम ध्वनि लब उत्पन्न होती है। और जब महाधमनी के बीच लगे अर्धचंद्राकार कपाट, इसमें था कपाट, इसमें अर्धचंद्राकार कपाट, आधा चंद्रमा की तरह है, इसलिए इसको नाम होता है अर्धचंद्राकार कपाट। जब झटके से बंद होगा तब दूसरी ध्वनि कब उत्पन्न होगा डब। कौन उत्पन्न होगा डब। लेकिन रही बात
कि आलीन और निलय के बीच का कपाट क्यों बंद होता है? क्योंकि सिकुड़ने की क्रिया होती है, हृदय के कक्षों को सिकुड़ने की क्रिया होती है, तब इसमें फैलने की क्रिया होती है। तब जब सिकुड़ती है तब आलीन और निलय के बीच के कपाट झटके से बंद होती है, जिससे प्रथम ध्वनि लघु उत्पन्न होता है। और जब फैलती है तब महाधमनी पर लगे अर्धचंद्राकार कपाट झटके से बंद होता है, जिससे दूसरी ध्वनि डब सुनाई पड़ती है। इसको सुनने के लिए, स्पष्ट जानने के लिए आला के बारे में मैंने बताया। आला एक प्रकार का यंत्र है जो हृदय में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में उपयोग किया जाता है, जिसमें ध्वनि का परावर्तन होता है। ये बात मैंने पीछे की वीडियो में बताया है, पीछे की वीडियो तक जरूर देख लिया करिए। और अगली बात है हम लोग को वो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय के अंदर जब किसी कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि जब बहुत बहुत कम उत्पन्न होती है, लेकिन उसका साउंड एनर्जी इतना कम होता है जब आला से उसको सुनना मुश्किल पड़ जाता है। तब आला से सुनना मुश्किल पड़ जाता है। तब हृदय में तरंग को, चूंकि ध्वनि की उत्पत्ति तरंग से होती है, तो ध्वनि तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें एनर्जी कम है, पर उसका जो तरंग होगा वो तो पता लगाया जा सकता है। अब तरंग को पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे शरीर यानी हृदय के अंदर उत्पन्न विद्युतीय तरंगों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के लीड होती है। गौर कीजिएगा कि लीड कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे लगाया जाता है। कै वो होता है लीड? 3 प्रकार के। सबसे पहले लीड को बाएं हाथ में लगाते हैं, पहला को बाएं हाथ में अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा को बायां हाथ से दाहिना हाथ में, दूसरे लीड को बायां हाथ से दाहिने हाथ, और तीसरे लीड को दाहिने हाथ से बाएं पैर में, दाहिने हाथ से बाएं पैर में। आपने गौर से किया, सुना? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो नहीं देखा होगा, परंतु कभी कभार आप सिनेमा देखते हो तो सिनेमा में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल तो पहुंचाना नेसेसरी है, समझे? आप सिनेमा वाले जो हॉस्पिटल होते हैं उसकी सारी व्यवस्था स्पष्ट दिखता है कि कहाँ अल्ट्रासाउंड है, कहाँ एक्सरे है, कौन सा ICU रूम वाला है, कहाँ पर हड्डियां जुड़ती है, क्योंकि वहां स्पष्ट शूटिंग करना रहता है। यहाँ देखिए तो ऐसे करके सिनेमा में कुछ तरंग को देखते होंगे। बीमार व्यक्तियों के शरीर में जब ECG लगाया जाता है तो इस प्रकार का तरंग देखते होंगे बनते हुए स्क्रीन पर। इस मशीन जो तस्वीर निकाल रही है इसका नाम है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और यह तरंग हृदय के उत्पन्न तरंग को दर्शाता है।
जिसमें ध्वनि में ऊर्जा बहुत कम होती है, परंतु तरंग को यह मशीन रिकॉर्ड करती है। समझ रहे बात को? तरंग को यह मशीन रिकॉर्ड करती है। जिस प्रकार से हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाले ध्वनि को रिकॉर्ड आला करता है, उस प्रकार से तरंग को रिकॉर्ड कौन करता है? ईसीजी। तो ईसीजी लगाने के बाद इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई पड़ती है। इन संरचनाओं का चर्चा हम कुछ आगे चैप्टरों में करेंगे। तो ये आपने ईसीजी के बारे में जानकारी किया कि ईसीजी एक यंत्र है जिस यंत्र की सहायता से शरीर के अंदर अथवा हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाले विद्युतीय तरंगों को जांच करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के लीड होती है, जिसमें पहला को बायां हाथ से और दूसरा को बायां हाथ से दाहिना हाथ में और तीसरा को दाहिना हाथ से बायां पैर में जोड़कर वापस उपकरण में लगा दिया जाता है। तो ये था विद्यार्थी जी आप लोग को ईसीजी, लव और डव। और आपको एक बताए पल्स रेट। क्या? पल्स रेट। पल्स रेट को हम लोग हिंदी में स्पंदन दर कहते हैं। जो आप लोग को बताए थे कि हम जब अपनी नाड़ी को अपने से भी महसूस कर सकते हैं, इन 4 अंगुलियों को ऊपर और 1 अंगुलियों को नीचे रख कर महसूस करते हैं, तब यहां पर कुछ कंपन सा महसूस करते हैं। यह कंपन स्पंदन का दर कहलाता है, जो हृदय में उत्पन्न होने वाली धड़कनों की संख्या के बराबर होती है। और आपने सुना कि कभी कभी हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि में साउंड एनर्जी कम होने के कारण ये स्पंदन की जो दर है घटता बढ़ता नहीं है, बहुत कम महसूस होता है, बहुत कम। जिस अनुपात में ध्वनि उत्पन्न होगा उसी अनुपात में इसका कंपन होगा, और उसमें जब ऊर्जा घटेगा तो इसमें भी ऊर्जा घट जाएगा, जिसके कारण आपको गिनती करने में थोड़ा कमी आ सकती है, परेशानी हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि पल्स रेट घट जाएगा या बढ़ जाएगा, कभी नहीं। ये आपको हार्ट साउंड, हृदय की आवाज के संख्या के बराबर इसकी कंपन की संख्या होती है। फॉलो किया बात को? तो इसको हम लोग स्पंदन कहते हैं कि कलाई को 4 अंगुलियों और अंगूठा कहाँ है, 4 अंगुलियों की मदद से दबाने पर ऐसा महसूस किया जाता है कि कंपन उत्पन्न हो रही है। यह कंपन हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि के संख्या के बराबर होता है। जब किसी कारण से हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि की ऊर्जा कम होती है, तब पल्स दर में भी ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण इसे अनुभव करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन संख्या घटती बढ़ती नहीं है, बल्कि बराबर रहती है। फॉलो किया? इतना लिखाने के बाद हम लोग ब्लड, रक्त, खून पर बात करेंगे। पहले इतना लिखा दिया जाता है।
क्वेश्चन है हृदय में प्रथम ध्वनि लब कैसे उत्पन्न होती है? आंसर विद्यार्थी, जब निलय में सिकुड़ने की क्रिया प्रारंभ होती है, तब इसके दबाव से आलिंद और निलय के बीच लगे कपाट झटके से बंद होता है, जिससे पहले ध्वनि लब उत्पन्न होता है। देख लीजिए विद्यार्थी जी, जब निलय में सिकुड़ने की क्रिया प्रारंभ होती है तब इसके दबाव से आलिंद और निलय के बीच लगे कपाट झटके से बंद होता है, जिससे पहले ध्वनि लब उत्पन्न होता है। समझ में आ रही बात? सुन रहे हैं बात को? आप इसको गौर से 20 सेकेंड पढ़ें। हो गया? अब क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, कौची हृदय में दूसरी ध्वनि डब कैसे उत्पन्न होती है? कैसे उत्पन्न होती है? आपको जवाब बताए थे आंसर में विद्यार्थी कि जब निलय में सिकुड़ने थी फैलने की क्रिया प्रारंभ होती है तब महाधमनी के आधार पर लगे अर्धचंद्राकार
अर्धचंद्राकार कपाट, झटके से बंद होता है जिससे दूसरी ध्वनि डब उत्पन्न होती है। देख लीजिए विद्यार्थी जी, अब दोनों के एक साथ कि प्रथम ध्वनि लब और डब कैसे उत्पन्न होती है, दोनों को गौर से देखें। मिटा दें विद्यार्थी जी। अब देखिए, हम आप लोग को स्पंदन बताते हैं। पल्स रेट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ध्यान से सुनते चलिए, जितना पढ़ा दिया गया पहले उतना लिखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन, स्पंदन दर क्या है? तो ये आंसर में होगा कि जब कलाई की धमनियां धमनियां को 4 अंगुलियां और अंगूठे के मदद से दबाया जाता है। ऐसे दबाया जाता है, तब धमनियां में कंपन उत्पन्न का अनुभव होता है, जिसकी संख्या हृदय में उत्पन्न धड़कन की संख्या के बराबर होता है, जिसे स्पंदन दर कहते हैं। सुनिए विद्यार्थी जी, कलाई को 4 अंगुली और अंगूठे की मदद से
दबाया जाता है तब यहाँ पर कंपन अनुभव महसूस होती है। यह कंपनों की जो संख्या होती है वो हृदय में उत्पन्न ध्वनियों की संख्या के बराबर होती है, तो उसी को स्पंदन कहते हैं। इस बात को याद रहे। और आपको ये भी बताए हैं कि यदि हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनि की साउंड एनर्जी मतलब ध्वनि में जो ऊर्जा होती है कम होती है, तो इसको गिनती करने में थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु संख्या बराबर होती है। समझ में गए बात को। और अगला हम लोग को है क्वेश्चन ई सी जी क्या है? ईसी जी क्या है? इसको पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं। तो आपको इसके बारे में बताए, यह एक प्रकार का यंत्र है जो हृदय में उत्पन्न होने वाले विद्युतीय तरंगों को जांच करने में प्रयोग किया जाता है। इसी के मदद से हृदय में उत्पन्न होने वाली तरंग की जांच की जाती है। इसमें 3 प्रकार के लीड होती है, जिसमें पहला लीड को बायां हाथ में, दूसरा लीड को बायां हाथ से दाहिना हाथ में, तीसरा लीड को दाहिना हाथ से बायां पैर में, और फिर वापस उपकरण में जोड़ा जाता है। याद रहेगा विद्यार्थी जी, ध्यान दो। यह ऐसा ऐसे वैसा यंत्र जिससे हृदय में, शरीर में भी बोल सकते हो, हृदय में उत्पन्न विद्युतीय तरंग को, वैसा यंत्र जिससे हृदय में उत्पन्न विद्युतीय तरंग को जांच करने में उपयोग किया जाता है, उसे ईसीजी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के लीड्स होता है। पहले लीड को बाएं हाथ कॉमा, दूसरे लीड को दूसरे लीड को बाएं हाथ से दाएं हाथ में, बाएं हाथ से दाएं हाथ में, और तीसरे लीड को दाएं हाथ से
दाएं हाथ से बाएं पैर में, बाएं पैर में और वापस उपकरण में, और वापस उपकरण में, उपकरण में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनिए विद्यार्थी जी। ईसीजी क्या है? एक प्रकार का एक यंत्र है, मशीन है, जिससे हृदय में उत्पन्न विद्युतीय तरंग को जांच करने में उपयोग किया जाता है, उसे ईसीजी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के लीड्स होता है। पहले लीड को बाएं हाथ में, दूसरे लीड को बाएं हाथ से दाहिने हाथ में, और तीसरे लीड को दाएं हाथ से बाएं पैर में और वापस उपकरण में जोड़ दिया जाता है। ये जुड़ने का तरीका भी बता दिया गया है, मशीन का काम क्या है वो भी बता दिया गया है। तो इसको आप गौर से 1 मिनट देखें। देखिए विद्यार्थी जी, अब आप लोग को रक्त के बारे में पढ़ना है। ब्लड, खून, लहू, ये सभी नामों से जाना जाता है। ब्लड, रक्त, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक, इसको अति आवश्यक तरल योजी उत्तक कहा जाता है। रक्त को तरल योजी उत्तक, तरल पदार्थ, वह पदार्थ जो आसानी से बह जाता है, रक्त को गिराते बहता है लेकिन कुछ समय बाद जम जाता है, क्यों बताया? तो इसलिए रक्त को तरल योजी उत्तक कहा जाता है। इसको संवहन उत्तक भी कहा जाता है। संवहन मतलब परिवहन, परिवहन उत्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे पदार्थ हैं, पोषक तत्व है, विटामिन है, ऊर्जा है, कई एक ऐसे पदार्थों का इसी के सहायता से को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग, एक कोशिका से दूसरे कोशिका, एक उत्तक से दूसरे उत्तक, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है। इसलिए रक्त को तरल योजी उत्तक और संवहन उत्तक भी कहा जाता है। रक्त बोला गया तो रक्त में, रक्ते में
लगभग 50 से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को रक्त प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जितना रहता है रक्त प्लाज्मा, और इसके बाद जो बच गया आप 50 से 40% जो कहते वही रक्त होता है, खून। रक्त बोला गया तो उसमें रक्त प्लाज्मा और खून रक्त दोनों है। यदि शरीर से निकाला जाता है या किसी कारण बस निकल जाता है तो वो निकल रहा है रक्त, और उसमें क्या है तो रक्त प्लाज्मा भी है और रक्त भी है। रक्त प्लाज्मा उसमें कितना है 50 से 60%, और शेष भाग तो शेष नहीं बचा 50 50 100 60 40 100 50 से 40% क्या है खून है। हम लोग पहले चर्चा इस पर करेंगे, रक्त प्लाज्मा पढ़ना है रक्त के बारे में, लेकिन रक्त में रास्ते में क्या मिल गया रक्त प्लाज्मा। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है तो 50 से 60%। रक्त में रक्त की मात्रा कितना होती है तो आपको 50 से 40% याद रहे। रक्त प्लाज्मा यह तरल पदार्थ है, रक्त के में रहता है तो ये भी तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल खाली होता है। रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है, समझिए। और इसमें मोटा शब्दों में मैं लिख देता हूं कि 2% कार्बनिक पदार्थ होता है और 1% अकार्बनिक पदार्थ होता है। इस कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जितने भी का यूरिया है ये कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे बात को। इसमें एक और खास चीज क्या है, एल्यूमिनियम नामक पदार्थ पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में, जो इसको गाढ़ा लसलसा बनाने का काम करता है। गाढ़ा लसलसा बनाने का काम करता है एल्यूमिनियम, वो इसी के अंतर्गत आता है। सर विद्यार्थी 2 से 3% में एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम जो गाढ़ा लसलसा बनाता है और इसका रंग हल्का नीला रंग का होता है, हल्का नीला रंग का होता है और यह रक्त में समान रूप से मिला रहता है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई व्यर्थ पदार्थ प्रवेश कर गया या कोई बीमारी हो गया तब यह व्यर्थ पदार्थ और उस बीमारी के बारे में प्लाज्मा में पता चल जाएगा। किसमें प्लाज्मा में। इसलिए आपको कई एक बार सुना होगा, देखा होगा या अपने भी करवाया होगा रक्त जांच। तो रक्त जांच किया जा रहा है तो प्लाज्मा टेस्ट होती है, रक्त जांच में प्लाज्मा टेस्ट होता है। उससे वह व्यर्थ पदार्थ, वह हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में अन्य रसायन मिल गया है, चाहे नशीले पदार्थों को सेवन करने से या किसी अन्य पदार्थों के सेवन करने से हमारे शरीर के अंतर्गत कोई अन्य रसायन प्रवेश कर गया है तो हम यहां से पता लगा लेंगे। आप कितनों कहते हैं कि हम शराब नहीं सेवन करते हैं, बीड़ी को सेवन नहीं करते, सिगरेट को सेवन नहीं करते, रक्त जांच में आपकी सारी बात स्पष्ट हो जाएगा। आप नहीं बोलिए उसका मतलब नहीं। इसलिए विद्यार्थी जी ये रक्त प्लाज्मा था, ये भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ है, रक्त में ही रहता। तो ये था आपको रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा और उसके अवयव। अब आ जाते विद्यार्थी ये रक्त, यह रक्त जो है 3 भागों में बढ़ जाता है।
लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। समझ रहे विद्यार्थी? रक्त जो खून है वो कई भागों में बढ़ जाता है? 3 भागों में। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। आइए हम पहले लाल रक्त कण के बारे में बात करते हैं। लाल रक्त कण, लाल कहने का मतलब इसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन युक्त, लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अर्थात यह रंगीन रक्त है। कैसा है? रंगीन रक्त है। और हमारे शरीर में ये तीनों में सबसे अधिक मात्रा में यही होता है। इसके बाद ई होता है और इसके बाद ई होता है। संख्या के आधार पर फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज, सबका अपना अपना काम है। ये आपको शरीर के अंतर्गत सबसे पहली बार आपको बताते हैं कि यदि लड़का हो या लड़की, ये दोनों को तुलना कीजिएगा तो दोनों स्वस्थ हो और समान एज का हो, तब लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा लगभग 1 लीटर रक्त, लाल रक्त की मात्रा अत्यधिक होता है। किसके? लाल रक्त के। किसके तुलना में? लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में लाल रक्त की संख्या क्या, लाल रक्त की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन संख्या प्रति घन के आधार पर इक्वल होता है, क्योंकि इसकी संख्या 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। गलती हो गई विद्यार्थी जी, 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसकी संख्या लगभग 5 से 9,000, 5 से 9,000 ये लाख में है। 81 में लाख में, 45 से 50 लाख और ये 5 से 9 लाख। और ये विद्यार्थी लगभग 1.5 से 3 लाख। फिर से 45 से 50 लाख प्रति घन कौन होता है? लाल। और 5 से 9,000, ये हजार में, ये लाख में, हजार में होता है 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर। इसके बाद विद्यार्थी जी इसकी संख्या 1.5 लाख से लगभग 3 लाख होता है। तो संख्या में सबसे ज्यादा लाल, इसके बाद प्लेटलेट, इसके बाद यह लाल रक्त कण विद्यार्थी जी जितना हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन बनता है उतनी मात्रा में प्रतिदिन नष्ट होता है। प्रतिदिन कितना बनता है मैं बता रहा हूं, पहले ये पूरा सेंटेंस कर ले। प्रतिदिन जितनी मात्रा में क्या होता है? बनता है, उतनी मात्रा में ये क्या होता है? नष्ट होता है। लेकिन किसी कारणवश जब रक्त नलियां फट जाए या शरीर के किसी हिस्से से एक्स्ट्रा रक्त निकल जाए, टूट जाने से, फूट जाने से, फट जाने से, किसी कारण से, तब निर्माण की जो क्रिया था वो बढ़ जाएगा। अभी पीछे वाला सेंटेंस में आपने क्या सुना कि जितना प्रतिदिन निर्माण होता है लाल रक्त का, उतनी संख्या में ये प्रतिदिन क्या होती है? नष्ट होती है। लेकिन किसी कारण से रक्त नलियां फट गया या एक्स्ट्रा रक्त निकल गया, तब निर्माण क्रिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यह निर्माण क्रिया
तब तक बढ़ी रहेगी जब तक कि पहले की तुलना ना हो जाए बराबर। तब तक ये निर्माण की जो रहेगा वो बढ़ता रहेगा और जितनी अनुपात में प्रतिदिन खर्च हो रहा था उतनी अनुपात में प्रतिदिन खर्च हो। विद्यार्थी, तो अभी आपने सुना कि जितनी मात्रा में बनता है उतनी मात्रा में निकलता है, लेकिन किसी कारण से जब रक्त नलियां फट जाती है तो निर्माण क्रिया बढ़ जाती है। और मैं एक बात और बता देता हूं, प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त का निर्माण होता है स्वस्थ मनुष्य में। 30 लाख लाल रक्त कण निर्माण होता है। आइए फिर से हम लोग डिटेल कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तब लिखाते हैं। सुनिएगा, रक्त बोला गया जिस रक्त में 50 से 60% क्या पाया गया? रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा गाढ़ा लसलसेपन होता है जिसका रंग हल्का श्याम होता है, नीलापन होता है, लेकिन शरीर के अंदर कोई रसायन जब प्रवेश कर जाता है तब वह परिवर्तन प्लाज्मा में चला जाता है। और प्लाज्मा टेस्ट यानी रक्त टेस्ट, ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम उन पदार्थों को पता लगा लेते हैं कि कौन सी पदार्थ है और कितनी मात्रा में लिया गया है। यदि बीमारी को भी ब्लड टेस्ट से जांच करना रहता है तो हम लोग प्लाज्मा टेस्ट करते हैं। समझ में आएगा? अब आ जाते हैं 50 से 60% के शेष भाग में पाया जाता है रक्त, खून, लहू, है ने। और इस रक्त का 3 भाग होता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणों की संख्या जो होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, जबकि श्वेत रक्त कणों की संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है, जबकि प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। आपको बताया गया कि यह जो है प्रतिदिन लगभग 30 लाख रक्त का निर्माण होता है और इतनी मात्रा में नष्ट होता है, परंतु किसी कारण से रक्त नलियां जब फट जाती है तब निर्माण क्रिया बढ़ जाता है। कब तक? जब तक कि पहले की तुलना ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इस रक्त की मदद से हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा वाहक इसको कहा जाता है। इसी की मदद से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही लहू का रंग लाल होता है। वो लाल क्यों होता है? क्योंकि आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया था कि 1.3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 100 ml को ढोने का काम करता है और ढोने के समय में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। ये मैंने पीछे की वीडियो में बात कर चुके, दिखा भी चुके हैं। तो विद्यार्थी जी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने के कारण लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने के कारण लाल हो जाता है, इसलिए इसको लाल रक्त कण कहा जाता है। और ये भी बताए थे कि लड़कों के तुलना में लड़कियों में रक्त कम होती है। श्वेत रक्त कण पर बात कर रहे हैं, संख्या बता चुके हैं। यह रंगहीन रक्त है, इसमें किसी भी प्रकार का रंग कण नहीं पाया जाता है, इसलिए श्वेत रक्त बोला जाता है। WBC इसी को बोलते हैं, शॉर्ट में RBC इसको बोलते हैं। इसे 5 भागों में बांटा जाता है। उस पांचों को पहले 2 भाग में बांटा जाता है, कणयुक्त, कणविहीन, दाना वाला और बिना दाना वाला, दानेदार और दाना वाला नहीं। इसके 5 प्रकार होते हैं। श्वेत रक्त कणों को 5 भागों में बांटा गया है, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। आपने तीनों को फिल महसूस किया लास्ट में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 गो होता है। ये सभी का काम है बॉडीगार्ड, सुरक्षा कवच, यानी हमारे शरीर के अंतर्गत
यह बीमारियों से लड़ने का काम करता है। इसलिए श्वेत रक्त कण हमारे शरीर में घटती है कब? जब हम बीमार पड़ने लगते हैं, किसी भी बीमारी। कुछ ऐसे परिस्थितियों में श्वेत रक्त कण बढ़ने लगता है। एलर्जी प्रक्रिया, दमा, खांसी में न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो विद्यार्थी जी, ये श्वेत रक्त कण का काम है बीमारियों से क्या करना? लड़ना। प्लेटलेट, यह जो है शरीर के अंदर रहता है तो कोई काम नहीं, शरीर के बाहर आता है तब काम। तो जब शरीर से बाहर खून निकल गया तो उसका काम शरीर में क्या है भाई? शरीर के अंदर और बाहर सुनिएगा तब नहीं। जब कभी रक्त नलियां फट जाती है और रक्त निकलने लगता है तो उसको बंद करने का काम यही करता है, नहीं तो पूरा आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चूंकि जैसी रक्त बाहर आती है और ऑक्सीजन के संपर्क में होता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक संरचना बनाती है। एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक रसायन होता है जो रक्त को स्राव, रक्त को बहने को रोकता है। जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोफीलिया नामक रोग होता है उसका रक्त नहीं जमता है, नहीं जम पाता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या नहीं के बराबर शून्य होता है। प्लेटलेट्स जो होता है हीमोफीलिया बीमारी प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है और इस बीमारी के कारण बड़ा कुछ नहीं होता अथवा बड़ा बहुत कुछ होता है। ये बड़ा कब हो गया कि अचानक कहीं पर शरीर से रक्त निकलने लगा, अब आस पास में हॉस्पिटल या कोई साधन नहीं है तो रक्त निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि रक्त हमारे शरीर का फ्यूल की तरह काम करता है। यदि किसी गाड़ी से फ्यूल निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, एक समय गाड़ी एयर ले लेगी। एयर मतलब समझता है, तो गाड़ी को एयर निकाल करके फ्यूल डालकर एयर निकालकर गाड़ी को तो चालू किया जा सकता है, परंतु इस जीवन रूपी गाड़ी को चालू नहीं किया जा सकता। एयर निकला तो जिसको कहते हैं प्राण निकला। विद्यार्थी इसलिए इस बातों को याद रखें, ध्यान से सुनिए। अब हम इन सब चीजों को गौर से दिखाते हैं, देखिए इस वीडियो। देखिए विद्यार्थी जी, आइए विद्यार्थी, टॉपिक के आधार पर रक्त, ब्लड, यह तरल योजी उत्तक है जिसे संवहन, जिसे परिवहन उत्तक भी कहा जाता है। इसमें 50 से 60% जलीय
जलीय घोल के रूप में रक्त प्लाज्मा होता है तथा शेष भाग में रक्त होता है। रक्त को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लाल रक्त कण, दूसरा श्वेत रक्त कण, तीसरा प्लेटलेट्स। विद्यार्थी जी, ब्लड यह तरल योजी ऊतक है जिसे परिवहन ऊतक भी कहा जाता है। इसमें 50 से 60% जलीय घोल के रूप में रक्त प्लाज्मा होता है तथा शेष भाग में रक्त होता है। रक्त को 3 भागों में बांटा गया, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। तो ये इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग पूरे डिटेल के साथ जो यहाँ पर पढ़ाया गया है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, ये सभी के बारे में दिखाते हुए अगला दिन इस किताब के सारा थ्योरी उस वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगला दिन आप लोग जरूर से जरूर देखें, बहुत जरूर देखें। और जो भी अब 3 चैप्टर यानी पोषण, शोषण और उत्सर्जन, 3 चैप्टर खत्म होने वाला है। कल आप लोग को ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।